आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे। और देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर को, आपका जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। मतलब देखिए, इसका जो पैटर्न है आपका 40 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कंसेप्ट को समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और देखिए, हो सके तो मैं शाम को इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो में शाम तक लेकर आऊंगा। और अगर शाम को नहीं होता है तो कल सुबह में जरूर डाल दूंगा। और देखिए, इतिहास में मात्र हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है जो हमारा एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में। एक हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और एक हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पर जो जो चीज पढ़ना है हम लोग हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक सरयू। ठीक है, तो फ्रेडरिक सरयू कौन थे? तो एक चित्रकार थे। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। बात समझ में आया? फ्रेडरिक सरयू कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कौन थे? तो एक चित्रकार थे। मतलब ये कौन थे? तो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। आप इस बात को याद रख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मतलब ये जो फ्रेडरिक सरयू है, इन्होंने क्या किए थे? 1848 में 4 चित्रों का एक सीरीज बनाया था, जिसका मकसद क्या था कि गणतंत्र, स्वतंत्र, ज्ञानोदय, राष्ट्र इत्यादि के आदर्श को प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब ये जो गणतंत्र है, स्वतंत्र है, ज्ञानोदय है, राष्ट्र है, ये सब का जो आदर्श है ना, इसी को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया था? 1848 में 4 चित्रों का एक सीरीज बनाया था, एक श्रृंखला बनाया था। देखिए, यहां पर मैं जो भी डेट्स वगैरह जो भी आपको बता रहा हूं, सारा का सारा मैं आपको एनसीईआरटी किताब से बता रहा हूं। ठीक है, सपोज दैट अगर नेट में या फिर कोई दूसरे बुक में अगर कोई दूसरा डेट दिया रहे तो आप उसको ना माने, क्योंकि देखिए, आपका जो एनसीईआरटी किताब होता है ये आपका गवर्नमेंट बुक होता है, तो आपको इसी को मानकर चलना है। ठीक है, और मैं जो भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं, सारा का सारा चीज मैं आपको एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहा हूं। आप चाहे तो मिलाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए, एक है हमारा निरंकुशवाद। ये निरंकुशवाद क्या होता है? मतलब ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। बात समझिए, मान के चलिए कोई सरकार है या फिर शासन व्यवस्था है जिस पर, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, मतलब वो ऐसा सरकार होगा जो अपना मनमर्जी काम करेगा, ऐसा शासन व्यवस्था होगा जो अपना मनमर्जी काम करेगा, कोई अंकुश नहीं रहेगा उसके ऊपर में, सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश अगर ना हो, तो इस प्रकार का जो शासन व्यवस्था होता है, इस प्रकार का जो सरकार होता है, इसी को हम लोग कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कल्पनादर्श। कल्पनादर्श को हम लोग कहते हैं यूटोपिया। देखिए, ये जो कल्पनादर्श, ये जो वर्ड है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहां से आपको 2 चीज मिलेगा। एक आपको मिलेगा कल्पना और एक आपको मिलेगा आदर्श। ठीक है, बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। मतलब क्या है, हम लोग एक ऐसे समाज का कल्पना करेंगे जो इतना आदर्श है ना, जिससे हम लोग वास्तविक में कभी भी, मतलब इसको हम लोग साकार नहीं कर सकते। मतलब इसका साकार होना लगभग क्या है? असंभव है। मतलब वास्तव में संभव है ही नहीं। इसी को हम लोग कहेंगे कल्पनादर्श। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे कल्पनादर्श कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब एक ऐसा समाज का हम लोग कल्पना करेंगे जो इतना आदर्श है ना, मतलब जिसको हम लोग वास्तविक रूप से, मतलब कभी वो साकार होगा ही नहीं। मतलब साकार होना क्या है? लगभग असंभव होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कल्पनादर्श कहेंगे। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है। आगे है हमारा जनमत संग्रह। देखिए, जनमत को अगर आप तोड़ेंगे तो जन मतलब क्या? लोग, और मत मतलब क्या? वोट। ठीक है, जनमत संग्रह। ठीक है, तो देखिए, जनमत संग्रह मतलब क्या होता है? ये क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए क्या होता है, एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मान के चलिए कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को मतलब कौन कौन मान रहे हैं, कौन कौन नहीं मान रहे हैं, मतलब कौन कौन स्वीकार कर रहे हैं, कौन कौन अस्वीकार कर रहे हैं, इसी चीज के बारे में पूछा जाता है। किस प्रकार से? तो एक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा पूछा जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनमत संग्रह कहते हैं। आगे बढ़िए, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? देखिए सर, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, लगाव, उसकी प्रगति,
और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने के सिद्धांत को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, आप जिस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम सभी भारत के लोग हैं, तो हमारा मकसद क्या है कि भारत के प्रति लगाव होना चाहिए। इसका जो संस्कृति है, इसका जो नियम कानून, जो आदर्श है, हम सभी को इसके सिद्धांत पर चलना चाहिए। ठीक है, इसका जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यही सब हमारा क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। देखिए, एक्चुअल में राष्ट्रवाद जो होता है ना, राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। यहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपको 4 दे देगा, तो बताना है क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है हमारा उदारवाद। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये जो लिबरलिज्म है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कहां से बना है, लीबर से बना है। ये जो लीबर से निकला है, और लीबर का मतलब क्या होता है, आजादी। ये जो लीबर है इसका मतलब क्या होता है, आजादी। देखिए एक्चुअली में उदारवाद का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता यानी कि आजादी, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। मतलब देखिए इसमें क्या उदारवाद मतलब क्या होता है, देखिए सभी लोगों को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए यानी कि आजादी चाहिए, कानून के समक्ष सबको एकदम समान समान हक मिलना चाहिए, और देखिए यहाँ पर कोई राजा महाराजा का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा शासन होना चाहिए जो आम नागरिकों द्वारा बनाया गया है, आम सहमति से बनी सरकार होना चाहिए। यहाँ पर निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए, और जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार दिया गया है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम लोग उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। क्लियर है, बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे देखिए, एक है हमारा रूढ़िवादी। देखिए जो रूढ़िवादी है ना, उदारवादी से बिल्कुल विपरीत है, उदारवादी से बिल्कुल उल्टा है। देखिए उदारवादी में क्या कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी का समानता होना चाहिए, आम सहमति से सरकार बनना चाहिए, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार दिया गया है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, ये कहता है उदारवाद। लेकिन रूढ़िवादी इसके अपोजिट है। देखिए क्या है कि रूढ़िवादी लोग उदारवादियों के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए पहला पॉइंट, रूढ़िवादी लोग राज्य और समाज की स्थापित परंपराओं पर बल देते हैं, जैसे कि राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र लिखिएगा, ये राजतंत्र है आपका। ठीक है, जैसे कि राजतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच, जो ऊंच नीच है इसको भी मानते हैं इन लोग। जो भी रूढ़िवादी लोग रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए निरंकुश सरकार है तो निरंकुश सरकार को बनाए रखना चाहेगा। ठीक है, जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार दिया गया है इसको भी बनाए रखना चाहेगा। मतलब इन लोग क्या करते हैं, एकदम पूरा पूरी उदारवादी से एकदम अपोजिट है। आगे देखिए क्या है, रूढ़िवादी लोग राज्य और समाज में तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। देखिए उदारवादी में क्या होता है, क्या कहा जा रहा है कि सभी लोगों को क्या होना चाहिए, आजादी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। लेकिन रूढ़िवादी लोग क्या बोलते हैं, नहीं उतना जल्दी अगर स्वतंत्रता दे देंगे तो उन लोगों के हाथों में सारा कंट्रोल हो जाएगा। स्वतंत्रता देंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन एकदम धीरे धीरे और सीरियल वाइज में देंगे, तो ये चीज कहा जाता है। इस बात को आपको समझना है। एक्चुअली देखिए इनका कहने का मतलब क्या होता है कि रूढ़िवादी लोग आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध करते हैं, मतलब इन लोग परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। बात समझ में आया, तो ये था रूढ़िवादी और उदारवादी में कुछ मतलब डिफरेंस या फिर दोनों का डेफिनेशन समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य क्या होता है, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। मतलब देखिए वहां का जो राजनीतिक सत्ता है ना, जो राजनीतिक सत्ता है अगर वह सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बना है उसे ही हम लोग कहते हैं राष्ट्र राज्य। बात समझ में आ गया। आगे देखिए रूपक। रूपक क्या होता है, जब किसी अमूर्त विचार या भावना को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। मतलब देखिए कोई जो मतलब बहुत ही अच्छे विचार या फिर कोई भावना को किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के द्वारा जब हम लोग उसको इंगित करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। जैसे कि रूपक के उदाहरण अगर आप बोलेंगे तो टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य इत्यादि प्रतीक। ठीक है, ये सब हो गया। और जैसे कि आप सबको पता है मारियान और जर्मेनिया, ये सब भी क्या है, और ये जो मारियान और जर्मेनिया ये क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति है, और ये सब जो है ये सब क्या है, वस्तु है। और एक्चुअल में ये जो है ना मारियान जर्मेनिया, इन लोग क्या है, तो इन लोग नारी रूपक है। और अभी इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए
पहले बात करते हैं मारियान के बारे में। तो मारियान कौन थी? तो फ्रांस की नारी रूपक थी। ठीक है, मारियान लोकप्रिय ईसाई नाम है। ये जो मारियान वर्ड आप सुन पा रहे हैं, ये क्या है? एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ मतलब दर्शाया गया था। उसी प्रकार से अगर जर्मेनिया का बात करेंगे, देखिए नाम में ही उत्तर छिपा हुआ, जर्मेनिया। जर्मेनिया यानी जर्मन देश का बात हो रहा है। तो जर्मन देश की नारी रूपक कौन थी? तो जर्मेनिया थी। इन्हें बलूत के पत्तों का मुकुट द्वारा मतलब सजाया गया था और जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे देखिए, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आप देखिएगा, आप फिल्म वगैरह में या फिर कोर्ट वगैरह आप कभी गए हैं तो वहां पर एक औरत है, एक महिला है, जिनका जो आंख है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है और एक तराजू लिए है। तो ये किस बात का प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। बात समझ में आया सर? ये न्याय का प्रतीक है, बात को याद रखिएगा। देखिए, निर्जातीय माने क्या होता है? एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे निर्जातीय कहते हैं। बात समझ में आया? निर्जातीय मतलब क्या होता है? एक साझा नस्ली रहेगा, जनजाति या संस्कृति उद्गम या फिर पृष्ठभूमि रहेगा जिसे कोई समुदाय क्या बोलेगा? अपना पहचान बताता है, अपना पहचान मानता है, इसे हम लोग निर्जातीय कहते हैं। ठीक है, आप देखिए ये सब जो डेफिनेशंस होते हैं, इसको आपको मतलब जैसा है उसी प्रकार से आपको याद रखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप कुछ संशोधन करेंगे या फिर कुछ ट्रिक वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब आपको कर लेने हैं, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा? नारीवाद। नारीवाद माने क्या होता है? कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे नारीवाद कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस विचारधारा का उदय 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। देखिए, ये जो नारीवाद क्या है? एक विचारधारा है। कैसा विचारधारा है? इसमें कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को समानता देना चाहिए, दोनों को समान समान हक देना चाहिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से हो। बात समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं नारीवाद। देखिए, एक्चुअल में ये जो विचारधारा है, इसका जो उदय हुआ था 18वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्योंकि जो जर्मनी की जो महिलाएं थी ना, उन्हें राजनीतिक अधिकारों से बहुत समय मतलब लंबे समय तक मतलब वंचित रखा गया था और उसी के चलते नारीवाद का ये उदय हुआ था। आगे देखिए क्या है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या है? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी या फिर किस क्रांति से हुई थी? तो आपको बताना है 1789 को हुआ था और किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। देखिए, किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हर एक चैप्टर से मैं आपको एकदम कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आगे देखिए, आगे क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा, ये फ्रांस की क्रांति का ये जो है ना, फ्रांस का क्रांति का ये जो घटना है, इसी से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने मतलब कौन से विचारों पर बल दिया? तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया। फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ, जिसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? तो आपको बताना है 1804 को लागू हुआ था और इसे हम लोग नागरिक संहिता भी कहते हैं। सारा का सारा चीज मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही मतलब पढ़ा रहा हूं, टेंशन आपको नहीं लेना है। आगे बढ़िए, आगे क्या है? बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुर्बो राजवंश का शासन कहाँ था? तो आपको बताना है फ्रांस में था। ठीक है, फ्रांस की जो राष्ट्रभाषा है क्या है? फ्रेंच है और फ्रांस की जो राजधानी है कहाँ है? तो पेरिस में है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक युद्ध पर विजय प्राप्त किया। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये क्या है? फ्रांस का एक महान सेनानायक है। ठीक है, और इसी के नेतृत्व में फ्रांस ने बहुत सारे मतलब युद्ध में विजय प्राप्त किया था। इस बात को आपको याद रखना है। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के सेनानायक थे? तो आपको बताना है फ्रांस के सेनानायक है। इसी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है? 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा
और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। देखिए 1815 का बात है, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। और देखिए जब नेपोलियन को हराया गया, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, इन लोगों ने एक संधि बनाया जिसका नाम है वियना की संधि, जो कि बना था आपका 1815 को। 1815 में नेपोलियन की हार होती है और 1815 में इन लोग वियना की संधि बनाते हैं। और इसका जो मेजबानी करते हैं, कौन करते हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेटरनिक कौन था, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहां पर बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने मतलब इसकी जो मेजबानी है, इसका मेजबानी की, वियना की संधि की। वियना की संधि कब हुई, 1815 को। देखिए वियना की संधि का उद्देश्य एक्चुअल में क्या था कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना। देखिए 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर क्या किए, नेपोलियन को हराया। तो ये जो युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध में जो भी बदलाव हुए थे, सारे बदलाव को हटाने के लिए इन लोगों ने वियना संधि मतलब वियना की संधि की थी। और कब की थी, 1815। इसकी मेजबानी की इन्होंने क्या, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। आपको हर एक बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जियुसेप्पे मेत्तिसिनी के बारे में। देखिए इससे कहीं कहीं पर जियुसेप्पे मेत्तिसिनी भी लिखा हुआ होता है। इनका जन्म हुआ है 1807 को, कहाँ, जेनोआ। इसी प्रकार से लिखिए या फिर इस प्रकार से लिखिए, दोनों चलेगा। अब ये आखिर में है कौन, तो इटली का एक क्रांतिकारी है, ठीक है। 24 साल की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे कार्बोनरी के गुप्त संगठन से निकाल दिया। देखिए मतलब ये जो जियुसेप्पे मेत्तिसिनी है, कार्बोनरी के गुप्त संगठन में वर्क करते थे, ठीक है। तो 24 साल का जब ये आयु का था, तब इस टाइम क्या हुआ था, लिगुरिया में क्रांति हुआ था, ठीक है। और इसी क्रांति के मतलब वजह से कार्बोनरी के गुप्त संगठन से इन्हें निकाल दिया गया। फिर उन्होंने खुद 2 गुप्त संगठन का निर्माण किया, एक मार्सेई में यंग इटली और एक बर्न में यंग यूरोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेटरनिक जियुसेप्पे मेत्तिसिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। देखिए ये जो मेटरनिक आपने जो पढ़ा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर थे मेटरनिक, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जियुसेप्पे मेत्तिसिनी को क्या बोला, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। आप इस बात को कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए मेटरनिक का एक कथन भी था, क्या था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, तो आपको बताना है मेटरनिक का है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे देखिए, या फिर आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक का था। आगे देखिए, फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, तो जुलाई 1830 में हुआ था, ठीक है। यहां पर यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पूरे यूरोप के शिक्षित अविभाजित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि वह कौन सा संग्राम है जिसमें यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, तो आपको बताना है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। 15वीं सदी में यूनान ओटोमन राज्य का हिस्सा था। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15वीं सदी में यूनान किसका हिस्सा था, तो आपको बताना है ओटोमन राज्य का हिस्सा था। क्लियर है, बात समझ में आया। देखिए हर एक चीज को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़िए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए। आगे देखिए क्या है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध को लड़ने के लिए एक अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़ने गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। बात समझ में आया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन से अंग्रेज कवि थे जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम मतलब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध है लड़ने के लिए गए और धन भी इकट्ठा किए थे, तो आपको बताना है कि लॉर्ड बायरन। तो वही चीज को मैंने यहाँ पर बताया कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध को लड़ने के लिए एक अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़ने गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और देखिए ये जो यूनान का ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये जो यूनान था, इनको कब एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दिया गया और किस संधि से दिया गया, तो देखिए 1832 को दिया गया था। कौन से संधि के तहत, कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको आप कर लीजिए। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली, आपको बताना 1832 को। किस संधि के तहत मिली, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत मिली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये जो ऊपर वाला है ये भी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए,
फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह संसद जो है सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। जब इस सभा ने फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो इस निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब देखिए परीक्षा में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट संसद जो आयोजित हुआ था इसमें मतलब किन्होंने मतलब जो भी मतलब यहाँ के जो सभा का जो उल्लंघन किया था, कौन किया था? तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने किया था, क्योंकि इसे जब ताज पहनाना चाहते इन्होंने ताज पहनने से इनकार कर दिया और ये क्या किए, उन राजाओं का साथ दिया जो इस सभा के विरोधी थे। बात समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिए, हर एक चीज को लिखिए, समझिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए क्या है आपका जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो जर्मनी का जो एकीकरण क्या था उसका जो मेन यहां पर जो नाम आता है एक ही आदमी का, जिसका नाम है बिस्मार्क। ठीक है, देखिए क्या है, प्रसा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए आप यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओटो वन बिस्मार्क कौन थे? तो प्रसा के कौन थे? प्रमुख मंत्री थे। प्रसा के प्रमुख मंत्री थे। ओटो वन बिस्मार्क को इस आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है, 1871 को। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं एनसीईआरटी किताब से बता रहा हूं। आगे देखिए जनवरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो जनवरी 1871 को किया गया था, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रसा का जो चांसलर थे कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह, ठीक है, या फिर खून एवं खड़ग बोल सकते हैं, रक्त एवं लोह या फिर खून एवं खड़ग का ये जो नीति अपनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति किन्होंने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। खून और खड़ग की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, ये जो खून और खड़ग या फिर रक्त एवं लोह की नीति मतलब किस लिए अपनाया था? तो जर्मनी को एकीकरण करने के लिए अपनाया गया था। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए जो कि हमारा लास्ट है, क्या है? इटली का एकीकरण। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था? 1870 में हुआ था। इटली के एकीकरण की रूपरेखा को इन्होंने तैयार किया था, जिउसेप्पी मैत्सोनी ने दिया था। इटली का एकीकरण का जो रूपरेखा है किन्होंने दिया था? जिउसेप्पी मैत्सोनी ने दिया था। इसका जन्म कहाँ हुआ था सर? तो जेनोवा में हुआ था, इस बात को भी आपको याद रखना है। इन्होंने 2 गुप्त संगठन बनाया था, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। ठीक है, आगे क्या देखिए, सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ठीक है, विक्टर इमैनुएल द्वितीय कौन थे? सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। विक्टर इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का नाम क्या था? काउंट कैमिलो दे काउर। ठीक है, काउंट कैमिलो दे काउर कौन थे? विक्टर इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री थे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 का बात है, इस टाइम इमैनुएल द्वितीय को क्या किया गया था? इटली का राजा घोषित किया गया था। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1870 को हुआ था पूरा, इस बात को आपको याद रखना है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शाम तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर कल इसका जो हमें अगला जो चैप्टर पढ़ना है, आगे जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? भारत में राष्ट्रवाद, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि आपका 2022 एग्जाम स्पेशल है। 2022 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।